नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बेसिकली जो जिस पर आधारित है वो है साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों लोगों का, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का क्या रोल रहता है एक साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए जिसमें डिसऑर्डर होता है, या एक क्लाइंट के लिए जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, उससे पहले मैं एक ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेंटल इलनेस क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बताया था वो मेंटल हेल्थ के लिए बताया था। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दोनों लगभग सेम सी है। मेंटल हेल्थ इलनेस की अगर हम बात करें तो मेंटल इलनेस उस कंडीशन में कहा जा सकता है जहाँ पर व्यक्ति का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जहाँ व्यक्ति सोचना शुरू करता है और जहाँ व्यक्ति के एफेक्ट्स, इमोशंस और जहाँ पर उसका बिहेवियर जो है चेंजेज होने लगता है, वो और सामान्य जनरल वे में जहाँ बिहेवियर होता है उसकी तुलना में बहुत सारे उसमें चेंजेज आने लगते हैं, तो उसको मेंटल इलनेस की कंडीशन में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम कि साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है और साइकेट्रिस्ट का क्या रोल रहता है, या ये किन किन डिग्रियों को लेकर फिर इस जो है फील्ड में आते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान विषय से MA या MSc करने के बाद वह क्लिनिकल मनोविज्ञान में या चिकित्सकीय मनोविज्ञान में जो है डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इसकी ब्रांचेज हैं जिनमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हुआ, कैरियर काउंसलिंग हुआ, या सिंपली बहुत से ऐसे जिनको काउंसलिंग फील्ड्स के हैं वो सब डिग्रियां लेकर आते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो मैक्सिमम लोग जो है क्लिनिकल या चिकित्सकीय मनोविज्ञान से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर इस फील्ड के भी में आते हैं। इसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो काफ़ी सारे जो है इस तरह के वर्क में उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो किसी भी नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों की मेंटल कंडीशन को रीड कर सकें, उनके टेस्ट कंडक्ट कर सकें और उनका जो है असेसमेंट कर सकें, और उनको फिर थेरेपी उसके बिहाफ पर जो भी टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट कंक्लूजन जो आता है उसके बिहाफ पर उनका रिजल्ट दे सके, उसको थेरेपी दे सके, उस रिजल्ट के बिहाफ पे थेरेपी दे सके। दोस्तों, ये जो चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक जो लोग होते हैं या साइकोलॉजिस्ट जिन्हें हमें कह सकते हैं, जो लोग होते हैं, ये किसी भी पेशेंट का या क्लाइंट का उस स्थिति में जो है ट्रीटमेंट करते हैं या थेरेपी देते हैं उन्हें। जनरली ये थेरेपी से जुड़े हुए लोग होते हैं और थेरेपी देने से पहले ये उस क्लाइंट या पेशेंट का जो है टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो टेस्ट आपके बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है, वो एप्टीट्यूड हो सकता है, वो एटीट्यूड हो सकता है और वो IQ टेस्ट हो सकता है। इन टेस्ट को करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट इन टेस्ट को करता है। ये उसकी पढ़ाई से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं, ये उसके एक्सपीरियंस से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं, जिनको करने के बाद वो बेहतर तरीके से ये बता सकता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जिस पे ये टेस्ट किया गया है उसकी मेंटल, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी IQ लेवल क्या है, या उसमें एंजाइटी किस लेवल की है, या उसमें फोबिया किस तरह का है, या उसका सिजोफ्रेनिया किस लेवल का है। ये सब कार्य जो है वो अपने टेस्ट के माध्यम से करता है और वो कंक्लूजन सामने रखता है। अब अगर वो उनका लेवल कम है, उन रिजल्ट्स का जो है लेवल कम है, अगर किसी का IQ लेवल डेवलप करना है तो फिर वो उसको बहुत सारे थेरेपीज देना शुरू करेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, और ये लंबे टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि चिकित्सकीय मनोविज्ञान में या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जनरली लंबे पीरियड तक जो है ट्रीटमेंट लेना होता है, तब जाकर एक पेशेंट जो है नॉर्मल जीवन जीने योग्य होता है। क्योंकि हम यहाँ काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे, कैरियर काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ मेंटल, जिसमें आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको फोबिया का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको
और भी इस तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं जिनका निदान केवल चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक अपने टेस्ट कंडक्ट करके उनका असेसमेंट करता है, कंक्लूजन निकालता है और थेरेपी देता है। अब थेरेपी देने की जहां बात आती है तो वो बिहेवियरल थेरेपी दे सकता है, सीबीटी दे सकता है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी दे सकता है, केस स्टडी मेथड के द्वारा दे सकता है और ग्रुप थेरेपी भी उसको कभी कभी करनी पड़ती है। इसके बिहाफ पर वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं इसको मेरी थेरेपी से ठीक कर सकता हूँ। इन बिटवीन अगर वो उसको लगता है कि मैं मेरी थेरेपी के अलावा भी किसी और की जरूरत पड़ेगी, तब साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों मैं साइकियाट्रिस्ट के बारे में, यहाँ तक हुआ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात जिसे साइकोलॉजिस्ट देते हैं, करते हैं। अब बात करना चाहूँगा मैं साइकियाट्रिस्ट की। दोस्तों साइकियाट्रिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो एमबीबीएस की डिग्री लेकर इस फील्ड में आते हैं। एमबीबीएस पहले एमबीबीएस करते हैं, आफ्टर दैट वो इसके बाद वो साइकेट्री के फील्ड में या साइकोलॉजी के फील्ड में उनकी जो है विशेष योग्यताएं उनकी होती हैं, जो 2 से 3 वर्ष की वो डिग्री लेकर के फिर इस फील्ड में आते हैं। जनरली ये लोग जो टेस्ट साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं, जो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद कंक्लूजन देते हैं और जिन्हें फिर ये लगता है कि इन्हें बिहेवियर थेरेपी के अलावा या किसी भी साइकोलॉजिकल थेरेपी के अलावा इन्हें मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि एक स्टीरिया के पेशेंट को, एक ओसीडी के पेशेंट को, एक सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को, एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को हमें बिना मेडिसिन के हम उसको ठीक नहीं कर सकते या नॉर्मल नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमें साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड करना ही होगा। वही एक मात्र हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो साइकियाट्रिस्ट जनरली उस कंक्लूजन के बिहाव पर उनका मेडिसिन करते हैं, या ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक साइकियाट्रिस्ट वो व्यक्ति है जो एक जो मेंटल डिसऑर्डर जिस व्यक्ति में होता है, न केवल उसकी मनोदशा को रीड करता है, न केवल उसका कंक्लूजन निकालता है, बल्कि वो इन सबको रीड करके रिजल्ट निकाल के बाकायदा वो मेडिसिन रिकमेंड करता है, उसकी दवा लिखता है, उसके लिए दवाएं रिकमेंड करता है, मेडिसिन रिकमेंड करता है और लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एकमात्र व्यक्ति वो होता है। इसके शुरुआती दौर में ज़रूर साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो उनका थेरेपी का रोल पूरा जो है, जो जनरली जिन्हें थेरेपीज साइकोथेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ साइकोलॉजिस्ट का अपना एक महत्व है, वहाँ वो अपना बढ़िया और बेस्ट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जिन केसेस में सिर्फ मेडिसिन ही से काम चल सकता है, वहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम ये कहें कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर ही किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड को या साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर जिनमें पाए जाते हैं उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को ठीक करते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ना होनी चाहिए। तो ये 2 व्यक्ति लोग जो हैं ये मिलकर एक एबनॉर्मल व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास करते हैं और ठीक करते हैं। तो दोस्तों आज ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि साइकोलॉजिस्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। सो आपको डिसाइड करना है, एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को ये डिसाइड करना है कि अगर उसको प्रारंभिक स्टेज पर ही प्रॉब्लम का पता चल गया है तो वो साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में लगातार वो अवसाद की स्थिति में क्रॉनिक कंडीशन में है लगातार, या सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो चुकी है, करैक्टर्स दिख रहे हैं, तो हमें साइकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट खुद ब खुद साइकियाट्रिस्ट के पास उन्हें रिकमेंड करेगा, जाने की सलाह देगा, एडवाइस देगा और इस तरह उनका इलाज हो पाएगा। इस तरह दोस्तों इन दोनों के अपना अपना रोल है, इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। बिना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी साइकोलॉजिकल जो बिना मेडिसिन के बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो बिना थेरेपीज साइकोथेरेपीज के ठीक नहीं हो सकती। तो दोनों का अपना अपना रोल है। तो आज ये दोनों का मैंने डिफरेंस बताने का पूरा प्रयास किया है। और जहाँ भी लगता है, आज का युग ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई थोड़ा बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है। तो अगर हम इन लोगों से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से, तो
हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर हमें हमारी प्रॉब्लम को शेयर करने से उसका निदान मिलेगा। तो हमें ज़रूर करना चाहिए, मिलना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे प्रश्न कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।